हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करने से पहले आप सभी अपना अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाओ नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स नाम सुना है क्या आपने? ये फ्लक्स क्या होता है, कभी सुना है क्या? नहीं, मैं सुनाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। क्या आप अपने घर में, जिस घर में आप रहते हैं, उसमें खिड़की खोला कभी आपने? विंडो कभी खोला? जब आप विंडो खोलते हैं तो क्या होता है, उसमें हवा का झोंका आना शुरू होता है। मीन्स हवा आना जाना शुरू होता है। नहीं, बाहर का हवा अंदर, अंदर का हवा बाहर, ऐसे जाता है क्या? तो उस विंडो से कितनी हवा, कितना क्वांटिटी में एयर आ रहा है? नहीं, इसी तरह से फ्लक्स भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जस्ट लाइक इसी तरह का है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर चुका है। और आज हम एक चीज़ जरा पूछें आपसे कि क्या आपने कभी किसी एरिया के बारे में अज्यूम किया है या एरिया समझा है क्या? एरिया क्या होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो एरिया हो, सर्कुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे किसी भी शेप का एरिया हो, स्टडी आपने किया है? ज़रूर किया होगा। तो उस सरफेस एरिया से, वो जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहेंगे कि वो फ्लक्स है, जो किसी सरफेस एरिया से पास करेगा। नहीं, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। ये देखिए क्या होता है। देखो देखो देखो, फ्लक्स। नहीं, हम लोग स्टडी करेंगे आज फ्लक्स के बारे में कि ये फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा फ्लक्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख बुआ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through a surface area। नहीं, फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसी सरफेस एरिया से पास हो रहा होता है। मान लिया जाए कि सपोज मान लेते हैं कि ये एक सरफेस एरिया है, सरफेस है, रेक्टेंगुलर है। अब इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है? ये नहीं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उससे को हम बोलेंगे कि ये फ्लक्स है। नहीं, अच्छा, एक चीज़ और मजे की बात है बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिए हैं, इस सरफेस को हम डाल दिए हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर जा रहा है, मैंने यहाँ पे एक कोई सरफेस डाल दिया नहीं, तो उस सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा उसको बोलेंगे क्या चाहिए? वो फ्लक्स है। नहीं, मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस एरिया है ऐसा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस टोटल सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे
कि वो फ्लक्स है, नहीं फ्लक्स है। क्लियर। बउआ एक चीज़ और देखो, ध्यान दो, एरिया वेक्टर की बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर ध्यान दीजिए, ये लेंथ, ये विड्थ, ये लेंथ, ये विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलता है। नहीं, ये लेंथ का एक डायरेक्शन है, ये विड्थ का डायरेक्शन है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एरिया बनेगा उसका भी कोई डायरेक्शन होगा। अब देखो ये, चलो हम एक्चुअली हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी इसको देख सकते हैं कि इसका एरिया किधर होगा। तो देखो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है या कोई भी सरफेस है, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड, वो डिपेंड करेगा इसके डायरेक्शन पर। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया जो है, एरिया वेक्टर, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, नहीं आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम करेगा। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी area vector is a vector quantity directed towards outward to the normal या डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, हम ये भी कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस। नहीं, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये कोई एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की ओर हमेशा डायरेक्टेड होगा। ये एरिया वेक्टर है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। नहीं, ये क्या ही एरिया वेक्टर है। मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की ओर या फिर पीछे की ओर। नहीं, इसका एरिया इधर या फिर नीचे की ओर हो सकता है, नीचे की ओर भी इसका एरिया वेक्टर हो सकता है। अच्छा, मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस एरिया है, इस पर एरिया वेक्टर इसके जस्ट नॉर्मल ऐसे या फिर पीछे की ओर। प्लेन है, ये क्या है? ये प्लेन सरफेस एरिया है। कौन सरफेस एरिया? प्लेन सरफेस एरिया है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए बुआ, इतना चीज हम लोग समझ गए। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। आप इसको उतारिए, इसके आगे हम लोग करते हैं। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। फ्लक्स को लोग किस डिनोट करते हैं? फाई से, ऐसे इसको लोग फाई करते हैं। नहीं, फाई फ्लक्स, क्या ये फ्लक्स है? ये फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो बुआ, मान लिया जाए कि एक सरफेस एरिया यहाँ है और एक सरफेस एरिया यहाँ है। सपोज कि ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, फील्ड लाइन्स, ये फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, यहाँ पे से ये ऐसे जा रहा है फील्ड लाइन्स, ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रहा है। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर है 7, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 जा रहा है। मतलब इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो और इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो दोनों में डिफरेंस है। किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है? तो 5 1 वाला में, 1 वाला में फर्स्ट सरफेस में ज़्यादा है, सेकंड एरिया में कम है। तो मीन्स ये कहेंगे हम कि ये जो इस फ्लक्स हुआ 5 1 ये ग्रेटर है 5 2 से। नहीं, मीन्स फ्लक्स जो है इस एरिया में वो ज़्यादा है इस वाले एरिया से। इसका ये मीनिंग होगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं, मान लीजिए कि कोई और एरिया होता, सपोज ये तीसरा एरिया है, तो इसमें तीसरा एरिया में जो होगा वो फ्लक्स 5 3, इसमें 2 ही लाइंस निकल रहा है, मतलब इसका जो फ्लक्स होगा वो और कम होगा। नहीं तो कितना हो गया? वो 5 2 से भी छोटा होगा, 5 2 से भी छोटा होगा 5 3। देखिए, अगर यदि हम यहाँ की बात करेंगे, हो सकता है कि ऐसा भी कोई एरिया होगा यहाँ पर, सपोज ये चौथा एरिया है, इस एरिया को देखो तो यहाँ पर मात्र 2 ही, सॉरी यहाँ पर 1 ही लाइन्स है जो निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है वो 3 वाला से भी कम हो गया। नहीं, मतलब फ्लक्स जो होगा 1 में ज़्यादा, 2 में उससे कम हो रहा है, 3 में उससे कम, और 4 में उससे कम हो रहा है। नहीं, बता दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको उतारिए, नोट कीजिए। महादेव, हाँ अब देखिए बुआ, ये जो फ्लक्स है फाई, अब इस फाई को हम लोग 2 तरीके से निकालेंगे। एक तरीका तो वो होगा जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इज गिवन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया रहेगा तब हम निकाल सकते हैं क्या? फाई। और एक होगा गॉस लॉ से। नहीं, जब चार्ज दिया रहेगा व्हेन Q इज गिवन। क्यों मतलब क्या चीज? चार्ज। क्यों मतलब क्या चीज? चार्ज होता है। तो व्हेन Q इज गिवन, व्हेन चार्ज इज गिवन, Q इज गिवन। नहीं, तो फ्लक्स को हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग 2 तरह से, फ्लक्स मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नहीं मैग्नीट्यूड किसका करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फ्लक्स की मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं। नहीं, देखो बुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो फाई इक्वल टू जो होगा, क्या होगा? फाई इक्वल टू, मान लिया जाए, सपोज करो कि बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा, ठीक है? जब बहुत छोटा सा एरिया होगा तो उससे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा निकलेगा कि बहुत कम निकलेगा? तो बहुत कम निकलेगा। नहीं, तो उससे फ्लक्स कितना? बहुत छोटा, बहुत छोटा। अच्छा, ये जो फ्लक्स है यहाँ पे इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो जो इसको हम डिफाइन करेंगे कि फाई इक्वल टू ई इंटू एस, ई इंटू एस, या ए हम कहते हैं ए। यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर हुआ, ठीक है? और फाई क्या? फ्लक्स। ये वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, तो यदि डी फाई कहेंगे, डी फाई कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा। लेकिन एरिया जो होगा छोटा हो सकता है, बहुत छोटा से बहुत छोटा फ्लक्स। ये जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स ई पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। यदि ये छोटा तो ये भी छोटा, जब ये बड़ा तो ये भी बड़ा। नहीं,
तो हम ये कर सकते हैं डी ए कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम और इसको आगे बढ़ाएं, मतलब डी फाई इक्वल टू, इसको जब तो है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है ये, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ई इंटू डी ए इक्वल टू ये होगा डॉट प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में ई डी ए कॉस थीटा होगा इसका। अच्छा, ये क्या निकला मेरा फ्लक्स, ये क्या निकला फ्लक्स निकला। नहीं, यदि टोटल फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, इक्वल टू क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस या टोटल सरफेस इंटीग्रेशन, नहीं, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला बना मेरा, ये वाला फॉर्मूला बना नहीं, बन सकता है। अच्छा, अब देखिए मोटा मोटी तौर पर यदि कहा जाए कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसी डॉट प्रोडक्ट को हम तोड़े हैं तो इस तरह से आया है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो फ्लक्स है फाई, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताइए, तो यूनिट ऑफ फाई बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू एरिया जी हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, अरे फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए कह सकते हैं, और ई बराबर क्या, ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, इंटू क्या होगा एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, एक यूनिट तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, एक यूनिट जो हो जाएगा, नहीं। अच्छा, यदि वोल्ट के टर्म में हम लिखेंगे, वोल्ट के टर्म में, किस टर्म में, वोल्ट के टर्म में लिखेंगे यदि इसको हम लोग, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वैल्यू होता है वोल्ट में, वोल्ट के टर्म में, वोल्ट पर मीटर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो एक यूनिट तो बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा सो देखिए, दूसरा जो बनेगा फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर ने स्क्वायर कर दिया क्या बना, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये यूनिट बना, और एक यूनिट ये बना, दो यूनिट हमारे पास आया, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फ्लक्स को हम लिखेंगे पाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, नहीं, और तो वहां से हम लोग ये निकाल लिए हैं यूनिट। अच्छा, जब चार्ज दिया रहेगा ना तो उस समय हम लोग निकालेंगे किस टर्म से, तो गॉस लॉ से, गॉस लॉ से, ठीक है। तो यूनिट हम लोग सीख गए क्या, यूनिट निकालना सीख गए, यूनिट हमको पता हो गया, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट पर मीटर, ये दोनों यूनिट है फ्लक्स का। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, नहीं, तो हम लिख दीजिए फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नंबर तो स्केलर होता है इसलिए। ठीक है, अच्छा आगे आइए। अब बताइए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका। आप लोग देखिए निकालिए इसका डायमेंशन फार्मूला। यदि निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताइए। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। नहीं, सबसे पहले फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए। E इंटू ds या फिर एरिया, ऐसे EDA कहिए या EDS कहिए, कुछ भी कर दीजिए। EDA कहिए, एरिया तो एरिया है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता है? नहीं पता है। चलिए, न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया, ये मतलब एरिया। न्यूटन का डायमेंशन मतलब न्यूटन मतलब फोर्स। न्यूटन है मतलब क्या चीज, किसका यूनिट होता है? न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है। तो न्यूटन का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। देखिए mlt-2 अपॉन ये क्या है? कूलम। कूलम मतलब किसका यूनिट? चार्ज का यूनिट। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 नहीं, आई इंटू एरिया है ना। एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा m रहा, l यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, कितना हो गया? L3। t कितना हो जाएगा? t यहाँ पे -1, ये t नीचे में ही, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t पर पावर हो जाएगा -3, t पर पावर -3, और a पर क्या हो जाएगा? -1, मतलब ये हो जाएगा। नहीं, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स क्या हो गया? ml3t-3 a-1। नोट कीजिए। क्लियर? ध्यान दो बुआ। अब देखिए कि हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू ई डॉट एरिया वेक्टर, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ई इंटू डी ए, या किसी किसी में आपको ये भी मिलेगा ई डॉट डी एस, ऐसे भी मिलेगा। यहाँ भी एस क्या है? ये एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया वेक्टर है। ये भी क्या है? एरिया वेक्टर। ये नहीं, अब इसी चीज़ को हमने कहा था कि फाई इक्वल टू ई डी एस या डी ए कॉस थीटा होगा। यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? एंगल है। किसके बीच का एंगल है? तो ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए ये होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। अब वो एंगल कैसे हम समझेंगे? तो सुनिए, मान लिया जाए ये क्या है? सरफेस एरिया है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे नहीं, ये नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अच्छा, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अब देखो बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा एरिया वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, नहीं, या फिर इसको हम डी एस कहा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है, ये वाला नहीं, यही एंगल क्या होगा, ये कहलाएगा थीटा, यही कहलाएगा थीटा। नहीं, मान लिया जाए कि ये एंगल है ऐसे, ये कोई सरफेस एरिया है, इसका क्या होगा, ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। नहीं, मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा कोई सरफेस एरिया है और इससे होकर सीधा इसका बताइए कि एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो इधर की ओर नॉर्मल या फिर इधर की ओर नॉर्मल, नहीं इधर की ओर नॉर्मल या फिर इधर की ओर। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे सीधा ऐसे ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब इसको मानेंगे तो 0 डिग्री होगा, देखो तो ये पास हो गया ऐसे, और एरिया वेक्टर भी किधर, इधर, ठीक है। लेकिन जब ये अपोजिट होगा, तो जब ये इधर एरिया वेक्टर है और इधर से जा रहा है तो 180 डिग्री, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। नहीं, अब देखिए यहीं पर ये जा रहा है ऐसे, ये 2D प्लेन है, 3D का फिगर तो बना नहीं सकते, उस पर संभव नहीं है 3D का बनाना। तो मान लो कि ये ऐसे है, जिन्होंने ये ऐसे रखा हुआ है, इसका वेक्टर ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर की ओर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ऐसे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 0 डिग्री। नहीं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। क्लियर है। अच्छा, अगर यदि मान लिया जाए कि इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रवेश कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर इधर की ओर ऐसे ऐसे, इधर की ओर ऐसे, देखो ऐसे, ये है एरिया वेक्टर, ये ऐसे, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर। नहीं, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर ऐसे रहता है हमारा। अब इसमें मान लिया जाए कि करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा है वो ऐसे इधर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो उस समय फ्लक्स कितना होगा, 0। फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, और फ्लक्स इक्वल टू होने पड़ा है, फाई इक्वल टू होने पड़ा है EDS cos थीटा, और थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इस सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, एक भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फ्लक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, सपोज कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एरिया वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड एरिया वेक्टर इक्वल टू आपको दिए हुआ है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है आपसे फाइंड फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसको निकालिए, मतलब फाई पूछ रहा है आपसे, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ds, ऐसे डॉट प्रोडक्ट में
अब इसका क्या करें, या EDA या EA, नहीं EA कर दीजिए यार, DA और EA इसमें कोई अंतर है, DA एक ही है। अब देखो E का वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हाँ, इंटू क्या हो जाएगा, डॉट में इंटू हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे होगा। अब सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग जानते हैं, जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे तो वेक्टर में जानते हैं कि i डॉट i इक्वल टू कितना होता है 1, j डॉट j इक्वल टू होता है 1 एंड k डॉट k इक्वल टू होता है 1। बट i डॉट j, j डॉट k डॉट i डॉट k नहीं, सबका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये चाहे i डॉट j हो, j डॉट k हो, k डॉट i हो, वैल्यू कितना 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या कि i डॉट i कैप यहाँ, i कैप यहाँ, j कैप यहाँ, j कैप यहाँ, k कैप यहाँ, k कैप यहाँ, बाद बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि i को j से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, j को k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, नहीं i को k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा 2i कैप इंटू 3i कैप, 2 3 जा 6 i डॉट i, और i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, इसलिए क्या कहेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सीधा हम 6 बिठा देते हैं, नहीं 6 बिठा देते हैं, फिर 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, j कैप डॉट j कैप इक्वल टू 1, मतलब 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, k डॉट सॉरी k कैप डॉट k कैप कितना होगा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। सबको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8 16 22, नहीं इतना हो जाएगा, मतलब फ्लक्स जो होगा इतना यूनिट या इतना वोल्ट मीटर का देते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्लियर है, इसको उतारिए। हो गया। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ का हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग फ्लक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन ध्यान दो बुआ, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक 3 डायमेंशनल, ठीक है, ऐसा फिगर बनाया गया है। सपोज कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ऐसे मैंने माना, ये मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एरिया यहाँ पर है, ठीक है, एक एरिया यहाँ पर है और क्या हो गया, एक एरिया यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, और टेढ़ा क्यों हो रहा है, और एक जो एरिया है हमारा वो यहाँ पर है, मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये एक एरिया है
ये एक एरिया है, एक एरिया ये है, इसको फर्स्ट मानते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट एरिया, सपोज ये सेकंड एरिया है और ये थर्ड एरिया है, मान लेते हैं। नहीं क्लियर है? अब इसका हर एक का पोजीशन आपको दिए हुआ है। सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका पोजीशन जो है वो दिए हुआ है हमें 2 0 0। मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंथ है x में है, x में इसका डिस्टेंस 2, y में इसका डिस्टेंस 0, z में भी इसका डिस्टेंस 0 होगा। यहाँ पर ये भी सपोज 2 0 0, मतलब ये लंबाई दी हुआ है हमको, ये लेंथ दी हुआ है, x में और y में इसका 0 है वैल्यू, ये जो लेंथ है ये दी हुआ है। और इसका जो है ये भी सपोज करोगे ये 2 सॉरी ये मैंने 0 2 0 है ये। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 0 0 2 ऐसे दिए हुआ है। इसमें x में 2, y में 0, z में 0, यहाँ पे x में 0, y में 2, z में 0, यहाँ पे x में 0, y में 0 एंड z में 2, ये वैल्यू आपको दिए हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू दिए हुआ है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सपोज मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिए हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एरिया है 1, इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, ये जो एरिया है 2, इसमें कितना फ्लक्स निकलेगा, और एरिया 3 में कितना फ्लक्स निकलेगा, इसको बताइए। नहीं, अब देखिए ये जो एरिया 1 है, फॉर एरिया 1 के लिए देखिए इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा उसको देखिए। ये x में जा रहा है, ये y में जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, z में। नहीं, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा z एक्सिस के लॉन्ग। इधर देखिए, नहीं होगा, क्या कहेंगे इसको, 2 × 2, तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 2 × 2, और किस में होगा, तो z एक्सिस में, मतलब k कैप। z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप, तो k कैप लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये 4k कैप। नहीं होगा, तो अब बताइए कि इसमें फ्लक्स कितना निकलेगा। फ्लक्स 1 के लिए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, E × A1, एरिया वेक्टर को 1 का है तो यदि A1 है तो ये A1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इंटू 4k हो जाएगा। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 2k कैप इंटू 4k कैप, 2k कैप इंटू 4k कैप होगा, और 2 4 जा 8, k कैप इंटू k कैप 1 होता है, तो 8 × 1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 8 × 8, 8 × 1 कितना हो गया 1, सॉरी 8 हो गया, कितना यूनिट, फ्लक्स कितना होगा 8 यूनिट होगा। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से फॉर एरिया 2, फॉर एरिया 2 के लिए देखो बुआ, एरिया 2 के लिए, फॉर एरिया 2, इस एरिया के लिए इसका एरिया कितना होगा, ये भी 2 दिए हुआ है और ये भी 2 दिए हुआ है। देखो ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये डिस्टेंस कितना 2 है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई तुमको 2 और 2 दिए हुआ है, तो 2 2 जा 4, इसका एरिया होगा कितना 4। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्यों, ये वाई एक्सिस में जा रहा है और ये जेड एक्सिस में है।
अब एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस के नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, और तब हम इसका एरिया लिखेंगे, एरिया ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 4 कैप। आई कैप क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया 4 कैप। अब इसका फ्लक्स निकालिए, ये 2 होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 कैप प्लस 4 कैप प्लस 2 कैप इंटू 4 कैप। अब देखिए सिर्फ आई कैप और आई कैप का ही मल्टीपल होगा, बाद बाकी सभी ओमिट हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा सबका वैल्यू, आई डॉट जे डॉट के जीरो हो जाएगा। तो देखिए 3 4 जा 12, आई कैप इंटू आई कैप कितना 1, तो 12 यूनिट। मतलब ये हुआ कि सेकेंड एरिया से, सेकेंड सरफेस एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा 12 यूनिट का। अब देखिए कि फॉर एरिया 3, फॉर एरिया 3, ये जो तीसरा एरिया है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा उसको देखते हैं हम लोग। नहीं तो देखिए पहले एरिया वेक्टर निकालिए, एरिया कितना होगा इसका 2, और ये इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, तो 4 यूनिट होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये जेड के अलॉन्ग है, तो ये एक्स में है ये जेड में है, तो इसका डायरेक्शन होगा वाई की ओर, मतलब जे कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। अब देखिए फ्लक्स निकालिए इसमें φ3 में कितना होगा, ई इंटू ए, ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 कैप प्लस 4 कैप प्लस 2 कैप, इंटू क्या करेंगे हम लोग 4 कैप, 4 कैप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनके φ3 इक्वल टू कितना होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 4 4 जा 16 इंटू 1, क्योंकि जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है तो 16 होगा। मतलब φ1 का वैल्यू कितना हुआ 8 यूनिट, φ2 का वैल्यू कितना हुआ 12 यूनिट, एंड φ3 का वैल्यू कितना हुआ 16 यूनिट। नहीं हम लोग ऐसे क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, इसको नोट कीजिए, और ये फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डी एस या डी ए, नहीं ऐसे हम लोगों ने बनाया देखा था, ई डॉट डी ए वेक्टर। जब इसी का डॉट प्रोडक्ट हमने किया था तो फाई इक्वल टू आया था ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा ऐसे आया था क्या। यहाँ पे ये थीटा क्या है, ये एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसमें एक एरिया मैंने ऐसे बना दिया, इसका जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे जा रहा है, तो इसका जो एंगल होगा ये एंगल होगा थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये एरिया वेक्टर है नहीं, तो ये एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इस चीज को देख रखा था क्या, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा था नहीं। अगर यदि थीटा का वैल्यू 0 होगा, यदि थीटा का वैल्यू 0 होगा तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या है 0 है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा E इंटू डी एस कह दीजिए या ए कह दीजिए cos 0, मतलब क्या हो गया E इंटू डी एस, नहीं E इंटू डी एस, केस फर्स्ट है ये मैक्सिमम होगा क्या, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगा कब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। नहीं मतलब क्या हुआ कि वो जो सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा, तब क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिलेगा। तो फाई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी एस या फिर E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, डी एस क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर है ये। अच्छा केस 2 देखते हैं हम लोग, केस 2 देखा जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री करने का मतलब क्या चीज कि ये मान लिया जाए कोई एरिया है जिसका एरिया वेक्टर ये रहा, मान लेते हैं एरिया वेक्टर ये है, और फ्लक्स कैसे जा रहा है, तो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, सॉरी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो ये थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री। अब देखिए कि क्या इस सरफेस एरिया से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स इक्वल टू क्या चीज 0। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला से देखिए फाई इक्वल टू E इंटू डी एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो वैल्यू 0 हो गया। नहीं इसके बाद केस 3, केस तीसरा देखिए इसमें, केस थर्ड कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है -1, cos 180 इक्वल टू -1, तो फाई इक्वल टू कितना होगा E इंटू डी एस इंटू कॉस 180 इक्वल टू माइनस ई डी एस, नहीं माइनस ये निगेटिव में आया, ये मिनिमम होगा, नहीं बट ये देखिए इसको हम मिनिमम नहीं कहेंगे, ये निगेटिव और पॉजिटिव ये जो दो टर्म है ये हम लोग यूज करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसके लिए एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये निगेटिव और पॉजिटिव का जो मान ये जो निकाल रहे हैं ये जो यूज करेंगे हम लोग किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज करेंगे। अब उस क्लोज सरफेस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, यदि इंटर कर रहा है, इंटरिंग है तो हम लोग लेंगे नेगेटिव में, और यदि लीविंग है तो लेंगे पॉजिटिव में। यदि इंटर कर रहा है तो नेगेटिव में लेंगे, एंड अगर यदि लीव कर रहा है मतलब उस सरफेस एरिया से उस क्लोज सरफेस से निकल रहा है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में। नहीं इस पॉइंट को लिखिए, इसको उतारने के बाद वीडियो पॉज कीजिए, इसको उतारिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है इरेज कर दूं। अब देखिए कि ये स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव जो आया है, निगेटिव किसके लिए लेंगे हम लोग, इंटरिंग के लिए, इसके लिए इंटरिंग के लिए लेंगे हम लोग, नहीं तो निगेटिव फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स इज कॉल्ड as entering flux,
नहीं, एंड पॉजिटिव फ्लक्स इज कॉल्ड एज लीविंग फ्लक्स। नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो सेंस होगा वो यही होगा कि एक हम लोग किसके लिए लेंगे, एंटरिंग के लिए, और एक लीविंग के लिए। नहीं, अच्छा, ये नेगेटिव फ्लक्स, एंड पॉजिटिव फ्लक्स is considered only for closed surface। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। whose वॉल्यूम इज नॉन जीरो, जिसका वॉल्यूम जो है ना, वो जिसका जो वॉल्यूम होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कोई भी क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस मतलब बंद सरफेस, नहीं, उसके लिए हम लोग लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव क्या करेंगे जब आउट हो रहा है तब, और नेगेटिव का लिमिट कब लेंगे जब एंट्री कर रहा है तब। ठीक है, ये रूल सही है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है, ये फ्लक्स इंटर किया। देखिए, फ्लक्स जब इंटर कर रहा है तो हम लोग इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स लेंगे वो लेंगे नेगेटिव में, और जब आउट हो रहा है तो उस सरफेस के लिए लेंगे पॉजिटिव में। नहीं, वैसे भी देख लीजिए, जिसका एरिया वेक्टर किधर, ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है। वैसे भी थीटा हो गया 180 डिग्री, तो वो नेगेटिव में जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है, नहीं आउट कर रहा है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसको नोट कीजिए। अब ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द फ्लक्स, calculate the flux through the given figure, the given figure। आपको यहाँ पर दे दिया गया ये एक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो रखा गया है, और ये ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये पास हो रहा है। मैंने दिया नहीं, मैंने ऐसे लिया इसको। इसके अंदर में बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इन करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आउट करेगा। नहीं, यहाँ पर जो फाई होगा इस साइड, इसको हम फाई 1 कहें, इसको हम फाई 2 यदि कहें, तो फाई 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में ई इंटू डी एस, और फाई 2 कितना होगा, प्लस में होगा इंटू डी एस होगा। अब देखिए, टोटल फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2, एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, मतलब माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस इक्वल टू कितना हो गया, 0।
मतलब इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो 0, इसमें जो फ्लक्स है वो 0 नहीं। ठीक है, इसी तरह से मैं और तुम दूसरा सवाल, ये फिगर है, देखिए सपोज कीजिए कि ये मैंने एक हेमियोस्फीयर बनाया, ये हेमियोस्फीयर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है और ये ऐसे निकल रहा है, जितना जा रहा है उतना निकल रहा है। नहीं, यदि ये पूरा होता तो स्फीयर होता। अब देखिए यहाँ पर इससे हमें निकालना है फ्लक्स, तो मान लेते φ1 इस साइड और ये φ2 इस साइड। φ1 इक्वल टू क्या चीज़, E इंटू ए या इंटू डी एस, डी ए ई इंटू ए, ई मतलब ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, ये माइनस में होगा ना, किसमें हो जाएगा, ये माइनस में होगा, माइनस ई इंटू ए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस में होगा ई इंटू ए। बोलिए φ1 इक्वल टू इतना, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या होगा, φ1 प्लस φ2, और φ1 का वैल्यू क्या है, माइनस में ई इंटू ए है और ये प्लस ई इंटू ए, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो गया। मतलब इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहा है, मतलब इंटर कर रहा है, उतना निकल जा रहा है, जितना पास किया उतना ही निकल गया, तो क्या उसके अंदर फ्लक्स हो गया 0 नहीं। तारीफ को ठीक है, ये इन है और ये आउट है। अब देखिए दूसरा फिगर, इससे यदि मैंने कहा कि ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये कहीं कोई सिलेंडर है और फ्लक्स जोन ऐसे जा रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, मान लीजिए जितना जा रहा है उतना पास हो जा रहा है। ये फाई इन है, फाई इन है, ये फाई आउट है, जितना जा रहा है उतना पास हो जा रहा है। तो फाई इन मतलब नहीं, फाई इन मानी जो इन कर रहा है, इसके अंदर जो इन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, कितना होगा माइनस ई इंटू सरफेस एरिया इंटू, इसमें कितना होगा फाई आउट, कितना होगा प्लस में ई इंटू ए, कितना हो गया फाई 0, कितना हो गया 0। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा इस तरह से। कोई भी शेप देगा, कोई भी शेप उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये एक क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, मैंने माना कि ये क्यूब है, इस क्यूब से ऐसे नहीं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए कि ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया एक नहीं है और एक ये सरफेस एरिया है, ये वाला
ये वाला, ये सरफेस एरिया है। अब यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इन कर रहा है, और यहाँ से ये आउट कर रहा है। कितना फ्लक्स होगा? आई इक्वल टू, यहाँ भी 0 हो जाएगा, नहीं आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम इससे अगला वीडियो लेक्चर जो देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ। उसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। मतलब 2 या 3 लेक्चर और चलेगा क्लास। इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लेक्चर पढ़ते रहिए, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।